नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगस्त 1979 का महीना था। देश की राजधानी दिल्ली में बड़ी ही हलचल थी। देश की राजधानी दिल्ली में हजारों की संख्या में किसान घूम रहे थे और दिल्ली के सबसे पॉश इलाके कनॉट प्लेस के अंदर किसान ही किसान नज़र आ रहे थे अपनी भैंसा बुग्गियों के साथ। जगह जगह पर भैंसे बंधे हुए थे, जगह जगह पर बुग्गियाँ खड़ी हुई थी और किसान बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये दिल्ली आज किसानों का प्रदेश बन गया है। कुछ पत्रकार वहाँ पे जाते हैं और उन किसानों से पूछते हैं कि भाई आप लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं। तो वो किसान कहते हैं हम अपने चौधरी को देखने आए हैं। तो पत्रकार उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारे चौधरी क्या बन गए हैं। तो कहते हैं हमारे चौधरी आज इंदिरा गांधी बन गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1979 में चौधरी चरण सिंह के भारत के 5वें प्रधानमंत्री बनने की कहानी की। चौधरी चरण सिंह इस देश के 6 महीने तक प्रधानमंत्री रहे, कैसे बने। तो ये सारी आज के वीडियो में मैं आपको बात समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, बीच में स्किप मत करना। बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो आप उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे, आपको नहीं पता होंगी। इस देश में कैसे इमरजेंसी लगी, कैसे पूरा विपक्ष 19 महीने तक जेल में रहा, कैसे इमरजेंसी हटी, जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी बनने के बाद वो सरकार भी गिरी और चौधरी चरण सिंह कैसे इस देश के प्रधानमंत्री बने। ये सारी इनसाइड स्टोरी मैं आज आपके वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 1971 में इंदिरा गांधी एक बहुत ही लोकप्रिय नेता थी और वो पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाती हैं, चुनाव जीतकर आती हैं। उसी दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला युद्ध शुरू हो जाता है। पाकिस्तान अपनी सेना भेज के पूर्वी पाकिस्तान का दमन शुरू कर देता है। इंदिरा गांधी वहाँ पे अपनी सेना भेजती हैं पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान की मदद के लिए। और अमेरिका का राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन इंदिरा गांधी को डायरेक्ट थ्रेट देता है, धमकी देता है कि अगर तुमने पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप किया तो हम भारत पर परमाणु हमला कर देंगे और भारत को पाषाण युग में भेज देंगे। लेकिन इंदिरा गांधी उसकी धमकी की परवाह न करते हुए सेना भेज के और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा देती है और उस समय उनकी लोकप्रियता चरम पे थी। उसके बाद 1974 में इंदिरा गांधी परमाणु परीक्षण करती है और भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाती है। उस बात पर भी अमेरिका बहुत नाराज होता है। उसके बाद इंदिरा गांधी 2 कदम और ऐसे उठाती है। एक तो राजे महाराजाओं की पेंशन बंद करती है, जिसको प्रिवी पर्स बोलते थे। इसके खिलाफ राजे महाराजे अदालत में भी जाते हैं, अदालत उनके पक्ष में फैसला भी देती है, लेकिन इंदिरा गांधी कोर्ट के निर्णय को भी संसद में बदल देती है, पलट देती है। और दूसरा जो साहसिक काम वो करती है, जितने भी प्राइवेट बैंक थे पूंजीपतियों के, उन सब को वो सरकारी कर देती है, उनका नेशनलाइजेशन कर देती है, जिससे जनता को कुछ राहत मिले। तो इसके खिलाफ भी सारे पूंजीपति अदालत में जाते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी अदालत की भी परवाह नहीं करती। जब उनको अदालत ये कहती है कि आप इनकी पूंजी, इन बैंकों की, इनको लौटाएं, तो इंदिरा गांधी एक इंदिरा विकास पत्र नाम का बॉन्ड जारी करती है और जनता से ये आह्वान करती है कि इसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपको भारी मुनाफा मिलेगा। तो जनता इतना सारा पैसा इंदिरा गांधी को दे देती है कि वो सारा बैंकों का पैसा उनको लौटा देती है और सारे बैंक सरकारी हो जाते हैं। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद अचानक से ऐसा क्या होता है जो इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ता है, पूरे विपक्ष को जेल में डालना पड़ता है। और उसके बाद वो 1977 का चुनाव बहुत बुरी तरीके से क्यों हार जाती हैं। दोस्तों, होता ऐसा है कि उस समय गुजरात के अंदर कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे चिमन भाई पटेल, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से वहाँ पे एक छात्रों का आंदोलन शुरू होता है और यह आंदोलन फैलते फैलते बिहार तक भी पहुँच जाता है। और उसी समय सोशलिस्ट पार्टी के एक नेता होते थे राजनारायण, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर करते हैं इंदिरा गांधी के खिलाफ, जो इंदिरा गांधी से चुनाव हारे थे रायबरेली से। उसके अंदर वो ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव अनैतिक तरीके से जीता है
और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस समय के जज जगमोहन सिन्हा राजनारायण के पक्ष में फैसला दे देते हैं। बहुत ही कठोर डिसीजन था। वो इंदिरा गांधी के लोकसभा के चुनाव को ही नल एंड वॉइड कर देते हैं और ये निर्णय देते हैं कि इंदिरा गांधी ने ये चुनाव अवैध तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जीता है। और वो इंदिरा गांधी के न केवल चुनाव को नल एंड वॉइड करते हैं, साथ ही उन पे 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा देते हैं। तो जब ये सब होता है तो जो आंदोलन इंदिरा जी के खिलाफ चल रहा था वो और भी ज़्यादा भड़क जाता है। और जयप्रकाश नारायण नाम का एक नेता जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखता था, समाजवादी पृष्ठभूमि का था, वो इस आंदोलन की कमान अपने हाथ में ले लेता है और वो दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर एक रैली बुलाता है और ये नारा देता है कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। तो इंदिरा गांधी पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस निर्णय से घबराई हुई थी और जैसे ही जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के अंदर रैली बुलाई वो और ज़्यादा पैनिक मोड में आ गई। उस समय के दूरदर्शन के डायरेक्टर को बुला के वो कहती है कि जिस समय जयप्रकाश नारायण यहाँ पे रामलीला मैदान में रैली कर रहे हैं उस समय आप दूरदर्शन पर बॉबी फिल्म का प्रसारण कीजिए, क्योंकि उस समय बॉबी फिल्म बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी। तो उसको ऐसा लगा इंदिरा गांधी को कि लोग बॉबी फिल्म को देखने के लिए घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन जयप्रकाश नारायण की रैली में कहते हैं 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जयप्रकाश नारायण मंच से यह आह्वान करते हैं कि इंदिरा गांधी ने अवैध तरीके से चुनाव लड़ा, अवैध तरीके से चुनाव जीता और कोर्ट ने उनके चुनाव को ही खारिज कर दिया, इसलिए वो अवैध तरीके से अभी कुर्सी पर बैठी हैं। और फौज और पुलिस से मैं आह्वान करता हूं कि वो इंदिरा गांधी के निर्णय को मानने से मना कर दें। इस बात से इंदिरा गांधी और भी घबरा जाती है और वो राष्ट्रपति से मिलकर उसी रात को आपातकाल की घोषणा कर देती है। वो रेडियो पर आती है, रेडियो पे आके कहती है कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दिया, आपको पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जनता तो पैनिक में आ जाती है। उसके बाद जनता का दमन चक्र भी होता है शुरू। जवान जवान लड़कों की नसबंदियाँ की जाती हैं, बुढ़े लोगों की नसबंदियाँ की जाती हैं, प्रेस की बिजली काट दी जाती है और सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया जाता है। उस समय जो प्रमुख नेता थे जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, लोकदल के चौधरी चरण सिंह, समाजवादी पृष्ठभूमि के चंद्रशेखर, मधु दंडवते, मधु लिमे, राजनारायण और जयप्रकाश नारायण, इसके अलावा अकाली दल और भी जितनी रीजनल पार्टी थी सभी नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया जाता है और इस देश में 19 महीने तक आपातकाल रहता है, यानी इमरजेंसी रहती है। उसके बाद 19 महीने के बाद इंदिरा गांधी को ऐसा लगता है कि अब हो सकता है कि लोगों की नाराज़गी दूर हो गई हो। 19 महीने के बाद वो आपातकाल इमरजेंसी को हटाती हैं और चुनाव करवाती हैं। तो उस समय वक्त की ये ज़रूरत थी कि विपक्ष को इंदिरा गांधी के खिलाफ एक होना पड़ा और कई पार्टियों ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता पार्टी। उस जनता पार्टी के जो प्रमुख धड़े थे उसमें सबसे बड़ा धड़ा था चौधरी चरण सिंह का। दूसरे नंबर पे थे जनसंघ, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की पार्टी। और तीसरे नंबर पे थे सोशलिस्ट यानी समाजवादी, जिसमें जयप्रकाश नारायण, राजनारायण, मधु लिमे और मधु दंडवते। इसके अलावा एक और दलित नेता थे बाबू जगजीवन राम, जो इमरजेंसी के टाइम तो इंदिरा के साथ थे, लेकिन इमरजेंसी हटते ही वो भी अलग हो जाते हैं और जनता पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे जनता पार्टी बनती है और 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है। पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो जाता है। इंदिरा गांधी भी अपना चुनाव रायबरेली से हार जाती हैं और उनके बेटे संजय गांधी भी अपना चुनाव अमेठी से हार जाते हैं। तो 1977 में ये सरकार बनती है। मोरारजी देसाई के पास केवल 22 एमपीओं का समर्थन था, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और चौधरी चरण सिंह के पास 100 से भी ज़्यादा सांसदों का समर्थन होने के बावजूद उनको गृह मंत्री ही बनाया जाता है। उनके पास 85 सांसद तो उत्तर प्रदेश से ही थे जो उनके लोकदल वाले धड़े से थे। इसके अलावा 10 सांसद हरियाणा से थे और 10 सांसद बिहार से थे। लेकिन उस समय बताते हैं जनसंघ के नेताओं ने चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री बनने की राह में रोड़े अटकाए, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। तो जब चौधरी चरण सिंह देश के गृह मंत्री बन जाते हैं
तो वो सीबीआई के उस समय के सुपरिटेंडेंट थे एन.के. सिंह, उनको बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मजबूत केस तैयार करो और इंदिरा गांधी को हवालात में यानी सलाखों के पीछे भिजवाने का इंतज़ाम करो। जब ये बात मोरारजी देसाई को पता चलती है तो मोरारजी देसाई नाराज़ हो जाते हैं और वो कानून मंत्री शांति भूषण को बुलाकर कहते हैं कि आप चौधरी चरण सिंह को समझाइए, ये करना ठीक नहीं है। अगर इंदिरा गांधी को जेल में डाला तो हमारी सरकार अलोकप्रिय हो जाएगी और इंदिरा गांधी फिर से वापसी कर सकती है। तो उस समय के कानून मंत्री चौधरी चरण सिंह के पास उनको समझाने के लिए जाते हैं। कहते हैं चौधरी साहब, अगर आपने इंदिरा गांधी को जेल में डाला तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। लेकिन चौधरी साहब बहुत ही ज़िद्दी, अपनी ज़िद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि हम 19 महीने तक बिना किसी कसूर के जेल में रहे हैं, मुझे एक बार इंदिरा गांधी को जेल कैसी होती है ये दिखाना है। तो उस समय के जो कानून मंत्री थे शांति भूषण, वो कहते हैं कि चरण सिंह ने मोरारजी देसाई ने मुझे मना किया है, अगर आप मेरे पास फाइल भेजेंगे तो मैं उस पर साइन नहीं करूंगा, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले कानून मंत्री के साइन होना भी ज़रूरी होता है। तो चरण सिंह कहते हैं आप भले ही साइन करें ना करें, मोरारजी देसाई भले ही खुश हों या नाराज़ हों, मैं इंदिरा गांधी को एक बार सलाखों के पीछे ज़रूर भेजूंगा। और उसके बाद वो ऐसा करते भी हैं। इंदिरा गांधी के घर पे सीबीआई की टीम पहुंचती है। ये बात है 3 अक्टूबर 1979 की। तो उस समय बताते हैं लॉन के अंदर संजय गांधी और मेनका गांधी बैडमिंटन खेल रहे थे और उनके जो सेक्रेटरी होते थे R.K. धवन, वो सीबीआई की टीम को देखते हैं और देखते ही पहला सवाल उनका होता है कि क्या आप इंदिरा गांधी से मिलने आए हैं, क्या आपने अपॉइंटमेंट ली है? तो जो सीबीआई के एसपी होते हैं वो कहते हैं मैं इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ, फटाफट उनको भेजिए। ये बात सुनते ही वहाँ पे हड़कंप मच जाता है और इंदिरा गांधी बताते हैं अपने आप को एक कमरे में 2 घंटे तक कैद कर लेती हैं और सीबीआई की टीम बाहर खड़ी रहती है उनको गिरफ्तार करने के लिए। और संजय गांधी फ़ोन घुमा के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं सैकड़ों की संख्या में। वो लोग सीबीआई की टीम के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं। लेकिन जो एन.के. सिंह थे वो कहते हैं कि मुझे जो ऑर्डर मिला है, देश के गृह मंत्री का ऑर्डर है, मैं वो काम पूरा करके ही जाऊंगा, मैं इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके ही लेके जाऊंगा। इंदिरा गांधी 2 घंटे बाद अपने कमरे से निकलती हैं और सीबीआई को टीम को कहते हैं कि बगैर हथकड़ी लगे मैं आपकी जीप में नहीं बैठूंगी, मुझे आपको हथकड़ी लगानी ही पड़ेगी। लेकिन जो सीबीआई के एसपी होते हैं वो इंदिरा गांधी को समझाते हैं कि मैडम हम आपको हथकड़ी नहीं लगा सकते, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। इंदिरा गांधी अपने लॉयर्स को फ़ोन करती हैं, उनके वकील वहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी को वो कहते हैं आप गाड़ी में बैठिए, हम आपके पीछे पीछे चलते हैं। इंदिरा गांधी सीबीआई की गाड़ी में बैठ जाती हैं और उनके वकील उनके पीछे पीछे चलते हैं और सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो सीबीआई की टीम उनको हरियाणा के फरीदाबाद के बड़कल में ले जाना चाहती थी इंटेरोगेशन के लिए। तो बताते हैं कि बदरपुर बॉर्डर के पास एक रेलवे का फाटक बंद मिल जाता है, वहाँ पे 2-3 ट्रेनें एक साथ गुजरती हैं। तो वहाँ पे हज़ारों की संख्या में कांग्रेस के लोग इकट्ठे होकर सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं और ये कहते हैं कि हम आपको इंदिरा गांधी को दिल्ली से बाहर नहीं ले जाने देंगे, आपको जो भी पूछताछ करनी है आप दिल्ली के अंदर ही कीजिए। तो सीबीआई को अपनी गाड़ी वहाँ से मोड़नी पड़ती है और वो उनको लेके किंग्सवे कैंप पुलिस लाइन में लेके आते हैं और वहाँ पे उनको 1 दिन और 1 रात के लिए पुलिस की हिरासत में, सीबीआई की हिरासत में रहना पड़ता है, उनसे पूछताछ की जाती है। उसके बाद अगले दिन उनको दिल्ली की एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में वहाँ पे पेश किया जाता है। वहाँ पे उनको जमानत मिल जाती है, यानी वो ज़्यादा दिन तक सीबीआई और पुलिस की हिरासत में नहीं रहती। अगले दिन उनको जमानत मिल जाती है क्योंकि केस जो बनाया गया था वो ज़्यादा मजबूत केस नहीं था। तो ये सारा घटनाक्रम जब घटता है तो मोरारजी देसाई चरण सिंह से और भी अधिक नाराज़ हो जाते हैं और दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो जाती है। तो मोरारजी देसाई चरण सिंह पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने बिना मेरी रजामंदी के इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया और चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई पर आरोप लगाते हैं कि ये
सारे कैबिनेट के निर्णय बिना कैबिनेट की सलाह लिए करते हैं और चौधरी चरण सिंह उनके बेटे कांति देसाई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा देते हैं। इस बात से चिढ़कर मोरारजी देसाई 1978 में चौधरी चरण सिंह को बर्खास्त कर देते हैं। जैसे ही चौधरी चरण सिंह बर्खास्त हुए, दिल्ली में एक किसानों की रैली का आयोजन होता है। लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा हो जाते और अपना गुस्सा दिखाते हैं। इस बात से घबराकर मोरारजी देसाई चौधरी चरण सिंह को वापस अपनी सरकार में शामिल करते हैं और उप प्रधानमंत्री भी बना देते हैं। ये जब सारा घटनाक्रम हो रहा था तो इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी राजनारायण से बात करते हैं, जो अपने को चौधरी चरण सिंह का हनुमान कहता था और जिसने इंदिरा गांधी के खिलाफ कोर्ट में केस किया था और उनकी सदस्यता खारिज करवाई थी। उसी राजनारायण से संजय गांधी मिलके और ये कहते हैं, अगर तुम्हारा चौधरी जनता पार्टी को तोड़ के कुछ सांसद लेके अलग हो जाए तो हम तुम्हारे चौधरी को देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई के बीच में तल्खी और बढ़ जाती है और 1979 में चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं और मोरारजी देसाई अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले इस्तीफा दे देते हैं और कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उस समय बताते हैं कि लोकदल गुट के 48 सांसद टूट के चौधरी चरण सिंह के साथ अलग जनता पार्टी से अलग होते हैं। उसके बाद में राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं प्रधानमंत्री पद की और जो मैंने शुरू में आपको बात बताई, हजारों लाखों की संख्या में किसान दिल्ली में इकट्ठे होते हैं और ये कहते हैं कि आज हमारे चौधरी साहब इंदिरा गांधी बन गए, यानी देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो चौधरी चरण सिंह जैसे ही प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर आ रहे थे, जिस इंदिरा गांधी को उन्होंने गिरफ्तार करवाया, जिस इंदिरा गांधी को उन्होंने 24 घंटे सीबीआई की हिरासत में गिरफ्तार रखा, वो इंदिरा गांधी उनको समर्थन दे के प्रधानमंत्री बनाती है। उसके बाद जब चौधरी चरण सिंह शपथ लेके अपनी गाड़ी में आ रहे थे वापस, तो इंदिरा गांधी रास्ते में फूल माला लेके उनके स्वागत के लिए खड़ी थी, लेकिन चौधरी चरण सिंह अपनी गाड़ी वहाँ पे नहीं रोकते। वो कहते हैं, मुझे इंदिरा गांधी के हाथ से माला नहीं पहननी है। तो इस अपमान से अपमानित और कुपित होकर इंदिरा गांधी उनकी सरकार से 23 दिन के बाद ही समर्थन वापस ले लेती हैं और वो संसद में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाते और 23 दिन के बाद ही उनको भी इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन वो 6 महीने तक इस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हैं। वो 14 जनवरी 1980 तक इस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हैं। तो ये थी चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री बनने की, इंदिरा गांधी के जेल में जाने की और इस देश में इमरजेंसी लगने की इनसाइड स्टोरी। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, अपने ग्रुप में शेयर करना और जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।